नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। देश में लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 8,889 करोड़ रुपए की नकदी की जब्त। 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह यूपी और बिहार तो जेपी नड्डा हरियाणा में भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार को दे रहा है धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे साझा रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां। अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी की संभावना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी तपिश। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम होंगी आमने सामने, तो वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार, 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारी की है, पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की हुई है। इस प्रकार के पदार्थों पर आयोग का विशेष ध्यान भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोग, आयकर, खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट समेत लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सतर्कता और तालमेल से संभव होती है। आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर ये जब्ती की गई है। आयोग के पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए की कीमत के प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई थी। इस अभियान में पोरबंदर के तट से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव अल राजा से 86 किलोग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित पदार्थों के 78 बक्से बरामद हुए थे। तो वहीं आयोग के दूसरे अभियान में गुजरात के अमरेली और गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में एक साथ छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई। आयोग के तीसरे अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और एनसीबी ने 60.5 करोड़ रुपए मूल्य की
173 किलोग्राम हशीश जब्त की थी। चुनाव आयोग ने जब्ती की इन कार्रवाइयों और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक इन हाउस ऐप भी डेवलप किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनावों में धन बल के प्रयोग का इतिहास रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा झारखंड के जमशेदपुर में होगी। यहां प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पुरुलिया में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो, विष्णुपुर में भाजपा प्रत्याशी सौमित्र खान और मेदिनीपुर में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर छठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। तो लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 1 जनसभा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, जहां पर वो पश्चिम चंपारण सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले कैथल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। उसके बाद वो करनाल में प्रबुद्धजन बैठक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा इसके बाद महिला मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा के छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। कई दिग्गज नेता इन आगामी चरणों के लिए रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जनसभाएं करेंगे। इन सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में कुल 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। गोपालगंज, सिवान और वैशाली में छठे चरण में मतदान होना है। वहीं पटना में 7वें और अंतिम चरण में मतदान है। बिहार में छठे चरण में 8 और 7वें चरण में शेष 8 सीटों पर मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां शेष 2 चरणों के लिए अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सीवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे। और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव अभियान के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया। कुलदीप कुमार ने कहा कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। वहीं पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है।
और तानाशाही सरकार का जेल का जवाब वोट से देने की दिल्ली की जनता तैयार है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दी। आज हम सब लोग, दिल्ली के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जेल का जवाब वोट देने के तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का काम करती है, उनकी सरकार गिराने का काम करती है, पार्टी को तोड़ने का काम करती है। उसका जवाब दिल्ली के लोग अब की बार जेल का जवाब वोट से देंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे एक अभिनेत्री के तौर पर जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार हो या फिर पद्मश्री, अगर आने वाले समय में मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी पार्टी में मोदी की गारंटी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अन्य पार्टियों में इस तरह के सख्त प्रोटोकॉल हैं। मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। और चुनाव आयोग की नई पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। इस क्रम में दिल्ली के 87 वर्ष की विजय कुमारी खुर्शीदा ने घर से वोट की सुविधा का उपयोग करके मतदान किया। बुढ़ापे की असहजता के बावजूद चुनाव आयोग की पहल के कारण घर से ही मतदान के अधिकार का प्रयोग कर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अपने घर से मतदान किया। वहीं पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनकी पत्नी ने भी घर से ही लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उनकी पत्नी ने दिल्ली स्थित अपने घर से ही मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सीमावर्ती गांव सीमारी में डीडी न्यूज की टीम पहुंची और वहां के लोगों से बात की और उनके मुद्दों को जाना। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मीडिया वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को कवर किया है। सीमारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश का पहला गांव है, इसके साथ ही देश की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देश का पहला स्कूल है और यहीं पर देश का पहला पोलिंग बूथ भी है। सीमारी गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं लोगों के, किन इश्यूज पे लोग वोट डालने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है एलओसी के बिल्कुल पास है। किशन गंगा रिवर है जो एलओसी की यहाँ पर मार्क करती है, एलओसी इसको माना जाता है। और बिल्कुल किशन गंगा के पार दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, ये पूरा जो है पीओके है और यहाँ पर सीमारी गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी आंखों से भी हाल देखा। इसको बोलते हैं सीमारी से कन्याकुमारी, यानी कि सीमारी जो है ये लास्ट गांव है इंडिया का और कन्याकुमारी वहां से लास्ट है इंडिया हमारी। लेकिन अब ये फर्स्ट गांव है इंडिया का फर्स्ट गांव है, इसको सीमारी बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1947 से हमारा लाग जो है हिंदुस्तान के साथ है और आज भी हम दिल की गहराइयों के साथ अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह घुसपैठ नहीं होती? घुसपैठ जो है वो मतलब सामने वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं नहीं होती ना, अब तो मतलब न होने के बराबर होती है। शेलिंग होती है, शेलिंग भी मतलब जो पहले मुसीबत देखी उससे हमें कम फर्क पड़ गया है। यहाँ के लोग प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब अब हम लोग मिलकर यही बात मतलब सोच रहे हैं कि वोट डालना हमारा हक है। जमहूरियत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके लिए हमें वोट डालना है। वोट डालता है, आज तक डालते आए। यहाँ पे पोलिंग जो 80-85% पोलिंग होती है और हम हिंदुस्तान के साथ है, वोट तो हम डालेंगे। बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दा है? वोटिंग को लेकर लोग खुश हैं? मैम बहुत खुश हैं लोग वोट को लेकर, मगर बट लोगों की कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पर। जैसे देखो, जो हमारा ये रास्ता है ये बिल्कुल खराब है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नेता हमारा 18 साल रहा, उसने 18 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। मैम यहाँ पर एनसी का था कफील रहमान साहब थे, 18 साल हमारे एमएलए रहे, बट उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो डेवलपमेंट थी उन्होंने नहीं की। अब सर ऐसा है कि आप जो लोग हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर वोट दें और सीमारी का जो हमारा गांव है ये फर्स्ट पोल करा दिए गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए ये लोग भी एक्साइटेड है कि कब हम अपना वोट डालें, खुशी से निकलें। और यहाँ पर बहुत शांति है, लोग बहुत खुश हैं
बहुत खुशी लोग में यहाँ पर। और सर ये मेरी भी यही बात है, यहाँ लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं, और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो आपका, क्योंकि मीडिया आज तक यहाँ पे नहीं आई, पहली बार आपको देखा। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो मतलब आज बीजेपी के दौर में चल रहा है सिस्टम ने अच्छे तरीके से, वैसे नहीं चल रहा था। अभी सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे गांव के लोग हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई मीडिया की टीम यहां पर इनके गांव में आई है, इनकी दिक्कतों को दिखा रही है, इनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और आगे पहुंचा रही है। इनका कहना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन्हें छला है, वोट की वजह से वो आते थे, लेकिन उसके बाद जब काम की बात होती थी तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता का अभियान चलाया है वो भी अपने आप में अनूठा है। इससे पहले वोट के प्रति इस तरह का, मतदान के प्रति इस तरह का अभियान कभी नहीं चला है। काफी जागृति इन लोगों में है कि वोट की ताकत क्या है और इसी ताकत का उपयोग इस बार ये अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में लगाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सिमारी। और चलिए अब बात करते हैं संग्राम के सेनापति की। जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों में चुनावी संग्राम के कई सेनापति हैं। बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर ने भाजपा का जनाधार बढ़ाने का काम किया है, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है। इस लोकसभा समर में अपने जनाधार को लगातार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। एक नजर भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में सेनापति की भूमिका निभाते इन दिग्गज नेताओं के सियासी सफर पर। लोकसभा चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर की 5 एवं लद्दाख की 1 सीट के लिए बेहद दिलचस्प हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक एक छत्र राज किया और जिसके बाद पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल ने उसके वर्चस्व को तोड़ते हुए 2 बार गठबंधन की राजनीति के सहारे सरकार भी बनाई। हालांकि साल 2018 में पीडीपी और भाजपा सरकार का गठबंधन टूटने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। इस नजरिए से ये लोकसभा चुनाव खासे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खासा वर्चस्व देखने को मिला। इस लोकसभा संग्राम के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह। एक नजर भाजपा के इस सेनापति की सियासी पारी पर। जितेंद्र सिंह 2014 और 2019 में जम्मू की उधमपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। साल 2014 के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कड़े मुकाबले में हराया था और उन्हें 60,976 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 में जितेंद्र सिंह की जीत का आंकड़ा और बढ़ गया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 3,57,252 मतों के अंतर से हरा दिया। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर लोकसभा सीट से ही प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी के जन आधार को मजबूत करने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी बड़ा हाथ है। आइए एक नजर जम्मू कश्मीर के लिए सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाते रविंद्र रैना की सियासी सफर पर डालते हैं। रविंद्र रैना वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रैना ने नौशेरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में रैना पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि आगरा में जूता कारोबारियों के घर से इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक की नकदी मिली है। फिलहाल मशीनों से नोटों की गिनती जारी है। इस मामले में 100 करोड़ से ज्यादा अघोषित आय के मिलने की भी संभावना है।
हरी मिलाप ट्रेडर्स, वीके शूज, मंशू फुटवियर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। और आज भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा मुख्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भाजपा मुख्यालय के आसपास के इलाकों के लिए यातायात संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है। ये एडवाइजरी आम आदमी पार्टी के भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद जारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि उनकी ओर से इस प्रकार के मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि विभव कुमार के पास अरविंद केजरीवाल के ऐसे कौन से राज और रहस्य हैं कि आज भी अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है, उसे बचाने के लिए प्रदर्शन करने को खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को केवल इतना जवाब देना था कि उनके घर से मतलब शोषण महल से एक अपराधी गिरफ्तार होता है, उसको संरक्षण देने का काम क्यों किया जाता है। अब तो कोर्ट ने भी 5 दिन की रिमांड पर भेजा है और आपने देखा होगा कि जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा कर जा रहा था, वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे। सवाल ये बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप चुप क्यों हैं। इस पूरे मामले पर एक राज्यसभा सांसद, आप ही की सांसद, आप ही के घर में पिटती हैं, उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। विभव कुमार के पास केजरीवाल जी के ऐसे कौन से राज है, कौन से रहस्य है कि आज भी अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया है, उसके बचाव में इस प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन निकालने के लिए खड़े हो चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में ठाणे के लिए 98,898 वर्ग मीटर का कास्टिंग यार्ड डिज़ाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि ठाणे में भूमिगत सुरंग के लिए 7,441 रिंगों के लिए 76,000 से अधिक खंड बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि बेंगलुरु से कोची जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद बेंगलुरु में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। दरअसल उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही आग का पता चल गया था, जिसके बाद चालक दल के सदस्यों ने हवाई यातायात नियंत्रक को सतर्क कर दिया और पूर्ण पैमाने पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सभी 179 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपिया में अलग अलग फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई हैं। कल आतंकियों ने अनंतनाग के यन्नार में एक टूरिस्ट कपल को निशाना बनाया। आतंकियों के हमले में जयपुर निवासी फरहा और उनके पति तबरेज को गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं दूसरी गोलीबारी की घटना कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां के हीरपोरा में हुई, जहां पर आतंकवादियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के दरहाल जंगल में लगातार तीसरे दिन आग लगने का सिलसिला जारी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच हो रही है। बहरहाल दरहाल जंगल के वन अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगने के मामले मिल चुके हैं और इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर फ्रांस से। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन में महाराष्ट्र फिल्म सिटी का एक स्टॉल लगाया गया है। यहां पर महाराष्ट्र को फिल्म डेस्टिनेशन का हब बनाने के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम की प्रबंध निदेशक स्वाति महासे पाटिल ने इस सत्र को संबोधित किया। फिल्म सिटी के नाम से मशहूर दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी को कैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया गया है और साथ साथ महाराष्ट्र में नई जगहों पर सरकार फिल्म प्रोड्यूसरों को शूटिंग के लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रही है, इसी को लेकर स्वाति महासे पाटिल से बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। कान फिल्म फेस्टिवल के माशे डू फिल्म में भारत पवेलियन लगी हुई है और यहाँ पर अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर और भी बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयत्न कर रहा है फिल्म सिटी मुंबई। और हमारे साथ स्वाति महासे पाटिल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपने एक सेशन भी संबोधित किया जहां पर आपने कई सारी जो नई बातें हैं फिल्म सिटी में, क्या क्या और नया आया है वो सब बताया है। थोड़ा हमें भी बता दीजिए संक्षेप में। फिल्म सिटी अभी रिवैम्पिंग हो रहा है और रिवैम्पिंग में हम लोग नए तरीके से पेश आ रहे हैं। उसमें हम स्टूडियो जो पायाभूत आधारभूत संरचना होती है तो उसमें स्टूडियोज आते हैं, रोड्स आते हैं और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज आते हैं। मराठी फिल्मों की ट्रेलर लॉन्च की गई है, जिप्सी, वल्ली और बहरा। क्या है ये और क्या किस तरीके से हम रीजनल तो अब रहा नहीं कुछ, लेकिन कंटेंट वाइज जो है वो बेहतर होते जा रहा है, तो मराठी सिनेमा को किस तरीके से हम कह सकते हैं प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर विश्व स्तर पर? मराठी सिनेमाज अभी हम लोग जिप्सी, भेरा और वल्ली लेके आए हैं। ये कुछ अलग अलग तरीके के चित्रपट है जिसमें एक सोशल कंटेंट बताए, सामाजिक भाष्य उसमें किया गया है और उसमें दिखाया है कि मतलब आई विल नॉट से ऑन द कंटेंट बट इट इज़ हैविंग अ वेरी डीप कंटेंट उसमें। तो अपने आप के लिए इनको अच्छा प्लेटफॉर्म है और अधिकाधिक ये जो प्रोड्यूसर्स है वो बस 20-21 साल के हैं, तो अगर वो ये लेके आए हैं तो उनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है। और ऐसे और पिक्चर्स आएंगे। 2016 से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अधिकाधिक मूवी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमने जान लिया कि महाराष्ट्र जो है एक तरीके से अपने आप में पूरी तरीके से सज्ज है फिल्मिंग डेस्टिनेशन को लेके। और अमूमन जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में पहले मुंबई आता है। मुंबई भी और बेहतर हो रहा है फिल्म सिटी के साथ में और साथ ही ला रहा है अपने साथ राज्य के अन्य लोकेशंस भी फिल्मिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। ये है देश की आवाज़ वोटर्स के लिए, कह रहे हैं आओ वोट दो। पहली बार जब वोट किया था मैंने तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि ये एक नया मुझे प्रिविलेज मिल रहा था, एक नया हक मिल रहा था लाइफ में पहली बार। और मुझे लगा कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं हमारी सरकार कौन चलाएगा, कौन रूल करेगा, उसमें मेरा भी मेरे जो ख्यालात हैं या मेरे भी आइडियाज़ हैं उसकी भी कहीं छोटी सी एक अहमियत है। और ये भी लग रहा था कि चलो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये हमारा जायज़ हक है कि हम वोट करें। कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स भी थी, कुछ थोड़ी सी एप्रीहेंशन की, पता नहीं कौन पावर में आएगा। वो निशान लगा तो सबको शो ऑफ कर रहे थे कि देखो हमने वोट किया है, देखो ये निशान, देखो हम सब एक दूसरे को दिखा रहे थे। दैट वॉज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव कास्ट माई वोट। मैं हमेशा ये ख्याल रखती थी कि जिस दिन मुझे वोट करना है मैं कहीं यहाँ वहाँ ना जाऊँ या ऐसा अपना प्रोग्राम बनाऊँ कि उस दिन मैं वापस लौट आऊँ, अपने शहर में रहूँ और डेफिनेटली बिना चूके मैं वोट करूं। कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है अरे आज वोट है तो आज तो छुट्टी का दिन है, आज घूमने फिरने निकल जाओ।
लेकिन ऐसा नहीं है। सब मसरूफ़ रहते हैं आजकल और बहुत ट्रैवल करते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं काम के सिलसिले में या जो भी। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए सबकी कि किसी तरह भी ऐसा कुछ करें कि वोट जब करना हो उस वक्त वो वोट करें और मौजूद हो वहाँ और अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। 5 सालों में 5 मिनट तो हम अपने देश को दे ही सकते हैं, तो आओ गर्व के साथ वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। देश में लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 8,889 करोड़ रुपए की नकदी की जब्त। 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह यूपी और बिहार तो जेपी नड्डा हरियाणा में भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार को दे रहा है धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे साझा रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां। अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी की संभावना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी तपिश। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम होंगी आमने सामने, तो वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार, 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारी की है, पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की हुई है। इस प्रकार के पदार्थों पर आयोग का विशेष ध्यान भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोग, आयकर, खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट समेत लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सतर्कता और तालमेल से संभव होती है।
आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर ये जब्ती की गई है। आयोग के पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए की कीमत के प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई थी। इस अभियान में पोरबंदर के तट से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव अल राजा से 86 किलोग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित पदार्थों के 78 बक्से बरामद हुए थे। तो वहीं आयोग के दूसरे अभियान में गुजरात के अमरेली और गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में एक साथ छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई। आयोग के तीसरे अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और एनसीबी ने 60.5 करोड़ रुपए मूल्य की 173 किलोग्राम हशीश जब्त की थी। चुनाव आयोग ने जब्ती की इन कार्रवाइयों और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक इन हाउस ऐप भी डेवलप किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनावों में धन बल के प्रयोग का इतिहास रहा है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। को सुनेगा, चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, इतना अमीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा, झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर।
झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड, अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। जामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। जामुमो ने झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों का पैसा है, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है, जो इन लोगों ने लूटा है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से एक भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? तो ये झारखंड के जमशेदपुर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा चुनावी समर में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो इंडी गठबंधन है उनके मुद्दे ही कुछ और हैं। तमाम उन्होंने भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को उठाया इस मौके पर। कुलदीप कुमार ने कहा कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। वहीं पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है। वो तानाशाही सरकार का जेल का जवाब वोट से देने की दिल्ली की जनता तैयार है।
जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दी। आज हम सब लोग, दिल्ली के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जेल का जवाब वोट देने के तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का काम करती है, उनकी सरकार गिराने का काम करती है, पार्टी को तोड़ने का काम करती है। उसका जवाब दिल्ली के लोग अब की बार जेल का जवाब वोट से देंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे एक अभिनेत्री के तौर पर जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार हो या फिर पद्मश्री, अगर आने वाले समय में मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी पार्टी में मोदी की गारंटी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अन्य पार्टियों में इस तरह के सख्त प्रोटोकॉल हैं। मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। और चुनाव आयोग की नई पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। इस क्रम में दिल्ली के 87 वर्ष की विजय कुमारी खुर्शीदा ने घर से वोट की सुविधा का उपयोग करके मतदान किया। बुढ़ापे की असहजता के बावजूद चुनाव आयोग की पहल के कारण घर से ही मतदान के अधिकार का प्रयोग कर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अपने घर से मतदान किया। वहीं पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनकी पत्नी ने भी घर से ही लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उनकी पत्नी ने दिल्ली स्थित अपने घर से ही मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सीमावर्ती गांव सीमारी में डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची और वहां के लोगों से बात की और उनके मुद्दों को जाना। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मीडिया वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को कवर किया है। सीमारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश का पहला गांव है, इसके साथ ही देश की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देश का पहला स्कूल है और यहीं पर देश का पहला पोलिंग बूथ भी है। सीमारी गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं लोगों के, किन इश्यूज पे लोग वोट डालने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है एलओसी के बिल्कुल पास है। किशन गंगा रिवर है जो एलओसी की यहाँ पर मार्क करती है, एलओसी इसको माना जाता है। और बिल्कुल किशन गंगा के पार दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, ये पूरा जो है पीओके है और यहाँ पर सीमारी गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी आंखों से भी हाल देखा। इसको बोलते हैं सीमारी से कन्याकुमारी, यानी कि सीमारी जो है ये लास्ट गांव है इंडिया का और कन्याकुमारी वहां से लास्ट है इंडिया हमारी। लेकिन अब ये फर्स्ट गांव है इंडिया का फर्स्ट गांव है, इसको सीमारी बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1947 से हमारा लाग जो है हिंदुस्तान के साथ है और आज भी हम दिल की गहराइयों के साथ अपने हिंदुस्तान के साथ है। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह घुसपैठ नहीं होती? घुसपैठ जो है वो मतलब सामने वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं नहीं होती ना, अब तो मतलब न होने के बराबर होती है। शेलिंग होती है, शेलिंग भी मतलब जो पहले मुसीबत देखी उससे हमें कम फर्क पड़ गया है। यहाँ के लोग प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब अब हम लोग मिलकर यही बात मतलब सोच रहे हैं कि वोट डालना हमारा हक है। जमहूरियत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके लिए हमें वोट डालना है। वोट डालता है, आज तक डालते आए। यहाँ पे पोलिंग जो 80-85% पोलिंग होती है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, वोट तो हम डालेंगे। बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दा है, वोटिंग को लेकर लोग खुश हैं? मैम बहुत खुश हैं लोग वोट को लेकर, मगर बट लोगों की कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पर। जैसे देखो जो हमारा ये रास्ता है ये बिल्कुल खराब है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नेता हमारा 18 साल रहा, उसने 18 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। मैम यहाँ पर एनसी का था कफीलुर रहमान साहब थे, 18 साल हमारे एमएलए रहे, बट उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो डेवलपमेंट थी उन्होंने नहीं की। अब सर ऐसा है कि आप जो लोग हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर वोट दें और सीमारी का जो हमारा गांव है ये फर्स्ट पोल करा दिए गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए ये लोग भी एक्साइटेड हैं कि कब हम अपना वोट डालें, खुशी से निकलें। और यहाँ पर बहुत शांति है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं लोग में यहाँ पर।
और सर ये मेरी भी यही बात है, यहाँ लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं। और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो आपका, क्योंकि मीडिया आज तक यहाँ पे नहीं आई, पहली बार आपको देखा। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो मतलब आज बीजेपी के दौर में चल रहा है सिस्टम ने अच्छे तरीके से, वैसे नहीं चल रहा था। अभी सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे गांव के लोग हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई मीडिया की टीम यहाँ पर इनके गांव में आई है, इनकी दिक्कतों को दिखा रही है, इनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और आगे पहुंचा रही है। इनका कहना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन्हें छला है, वोट की वजह से वो आते थे, लेकिन उसके बाद जब काम की बात होती थी तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता का अभियान चलाया है वो भी अपने आप में अनूठा है। इससे पहले वोट के प्रति इस तरह का, मतदान के प्रति इस तरह का अभियान कभी नहीं चला है। काफी जागृति इन लोगों में है कि वोट की ताकत क्या है और इसी ताकत का उपयोग इस बार ये अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में लगाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सिमारी। और चलिए अब बात करते हैं संग्राम के सेनापति की। जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों में चुनावी संग्राम के कई सेनापति हैं। बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर ने भाजपा का जनाधार बढ़ाने का काम किया है, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है। इस लोकसभा समर में अपने जनाधार को लगातार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। एक नजर भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में सेनापति की भूमिका निभाते इन दिग्गज नेताओं के सियासी सफर पर। लोकसभा चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर की 5 एवं लद्दाख की 1 सीट के लिए बेहद दिलचस्प हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक एक छत्र राज किया और जिसके बाद पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल ने उसके वर्चस्व को तोड़ते हुए 2 बार गठबंधन की राजनीति के सहारे सरकार भी बनाई। हालांकि साल 2018 में पीडीपी और भाजपा सरकार का गठबंधन टूटने के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। इस नजरिए से ये लोकसभा चुनाव खासे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खासा वर्चस्व देखने को मिला। इस लोकसभा संग्राम के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह। एक नजर भाजपा के इस सेनापति की सियासी पारी पर। जितेंद्र सिंह 2014 और 2019 में जम्मू की उधमपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। साल 2014 के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कड़े मुकाबले में हराया था और उन्हें 60,976 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 में जितेंद्र सिंह की जीत का आंकड़ा और बढ़ गया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 3,57,252 मतों के अंतर से हरा दिया। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर लोकसभा सीट से ही प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी के जन आधार को मजबूत करने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी बड़ा हाथ है। आइए एक नजर जम्मू कश्मीर के लिए सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाते रविंद्र रैना की सियासी सफर पर डालते हैं। रविंद्र रैना वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रैना ने नौशेरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में रैना पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि आगरा में जूता कारोबारियों के घर से इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक की नकदी मिली है। फिलहाल मशीनों से नोटों की गिनती जारी है। इस मामले में 100 करोड़ से ज्यादा अघोषित आय के मिलने की भी संभावना है।
हरिमिलाप ट्रेडर्स, वीके शूज, मंशू फुटवियर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। और आज भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा मुख्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भाजपा मुख्यालय के आसपास के इलाकों के लिए यातायात संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है। ये एडवाइजरी आम आदमी पार्टी के भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद जारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि उनकी ओर से इस प्रकार के मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि विभव कुमार के पास अरविंद केजरीवाल के ऐसे कौन से राज और रहस्य हैं कि आज भी अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है उसे बचाने के लिए प्रदर्शन करने को खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को केवल इतना जवाब देना था कि उनके घर से मतलब शोषण महल से एक अपराधी गिरफ्तार होता है, उसको संरक्षण देने का काम क्यों किया जाता है। अब तो कोर्ट ने भी 5 दिन की रिमांड पर भेजा है और आपने देखा होगा कि जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा कर जा रहा था वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे। सवाल ये बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप चुप क्यों हैं। इस पूरे मामले पर एक राज्यसभा सांसद, आप ही की सांसद, आप ही के घर में पिटती हैं, उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। विभव कुमार के पास केजरीवाल जी के ऐसे कौन से राज है, कौन से रहस्य है कि आज भी अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया है, उसके बचाव में इस प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन निकालने के लिए खड़े हो चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में ठाणे के लिए 98,898 वर्ग मीटर का कास्टिंग यार्ड डिज़ाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि ठाणे में भूमिगत सुरंग के लिए 7,441 रिंगों के लिए 76,000 से अधिक खंड बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि बेंगलुरु से कोची जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद बेंगलुरु में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। दरअसल उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही आग का पता चल गया था, जिसके बाद चालक दल के सदस्यों ने हवाई यातायात नियंत्रक को सतर्क कर दिया और पूर्ण पैमाने पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सभी 179 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में अलग अलग फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई हैं। कल आतंकियों ने अनंतनाग के यन्नार में एक टूरिस्ट कपल को निशाना बनाया। आतंकियों के हमले में जयपुर निवासी फरहा और उनके पति तबरेज को गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं दूसरी गोलीबारी की घटना कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां के हीरपोरा में हुई, जहां पर आतंकवादियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के दरहाल जंगल में लगातार तीसरे दिन आग लगने का सिलसिला जारी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच हो रही है। दरहाल जंगल के वन अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगने के मामले मिल चुके हैं और इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर फ्रांस से। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन में महाराष्ट्र फिल्म सिटी का एक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र को फिल्म डेस्टिनेशन का हब बनाने के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम की प्रबंध निदेशक स्वाति महासे पाटिल ने इस सत्र को संबोधित किया। फिल्म सिटी के नाम से मशहूर दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी को कैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया गया है और साथ साथ महाराष्ट्र में नई जगहों पर सरकार फिल्म प्रोड्यूसरों को शूटिंग के लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रही है, इसी को लेकर स्वाति महासे पाटिल से बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। कान फिल्म फेस्टिवल के माशे डू फिल्म में भारत पवेलियन लगी हुई है और यहाँ पर अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर और भी बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयत्न कर रहा है फिल्म सिटी मुंबई। और हमारे साथ स्वाति महासे पाटिल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपने एक सेशन भी संबोधित किया जहां पर आपने कई सारी जो नई बातें हैं फिल्म सिटी में क्या क्या और नया आया है वो सब बताया है। थोड़ा हमें भी बता दीजिए संक्षेप में। फिल्म सिटी अभी रिवैम्पिंग हो रहा है और रिवैम्पिंग में हम लोग नए तरीके से पेश आ रहे हैं। उसमें हम स्टूडियो जो पायाभूत आधारभूत संरचना होती है एक, तो उसमें स्टूडियोज आते हैं, रोड्स आते हैं और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज आते हैं। मराठी फिल्मों की ट्रेलर लॉन्च की गई है, जिप्सी, वल्ली और बहरा। क्या है ये और क्या किस तरीके से हम रीजनल तो अब रहा नहीं कुछ, लेकिन कंटेंट वाइज जो है वो बेहतर होते जा रहा है, तो मराठी सिनेमा को किस तरीके से हम कह सकते हैं प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर विश्व स्तर पर? मराठी सिनेमाज अभी हम लोग जिप्सी, भेरा और वल्ली लेके आए हैं। ये कुछ अलग अलग तरीके के चित्रपट है जिसमें एक सोशल कंटेंट बताया, सामाजिक भाष्य उसमें किया गया है और उसमें दिखाया है कि मतलब आई विल नॉट से ऑन द कंटेंट बट इट इज़ अ वेरी डीप, इट इज़ हैविंग अ वेरी डीप कंटेंट उसमें। तो अपने आप के लिए इनको अच्छा प्लेटफॉर्म है और अधिकाधिक ये जो प्रोड्यूसर्स है वो बस 20-21 साल के हैं, तो अगर वो ये लेके आए हैं तो उनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है और ऐसे और पिक्चर्स आएंगे। 2016 से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अधिकाधिक मूवी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमने जान लिया कि महाराष्ट्र जो है एक तरीके से अपने आप में पूरी तरीके से सज्ज है फिल्मिंग डेस्टिनेशन को लेके। और अमूमन जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में पहले मुंबई आता है। मुंबई भी और बेहतर हो रहा है फिल्म सिटी के साथ में और साथ ही ला रहा है अपने साथ राज्य के अन्य लोकेशंस भी फिल्मिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।